आज नया कौन है? आज फर्स्ट डे किसका, मतलब मेरे सामने? हाँ वही तो। और बाकी लोग कांटेक्ट में नहीं क्या अभी? और कोई कांटेक्ट में नहीं है सारे बैच का? बात। चलो। चलिए, तुम लोगों ने स्टार्ट किया था ठोस द्रव और गैस, है ना? इतना हो गया था। आपको ये द्रव्य की चौथी अवस्था बताई थी, प्लाज्मा। ये कलर बहुत बेकार है सचिन, ये कलर बहुत बेकार है। येलो कर दो। हाँ ठीक है। ठीक है, ये तो ये द्रव्य की चौथी अवस्था। इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है मुक्त आयन और दूसरा पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को जो करंट लगता है ना, वो इसकी वजह से ही होता है। ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है? मुक्त आयन। और दूसरा कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें तार पड़े हुए हैं, है ना? तार में क्या होता है? धातु होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम। और उसमें क्या होते हैं? आयन होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी वायर होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन बने होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी एनर्जी बगल वाले को दे देता है। बगल वाला इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले को, बगल वाला अपने बगल वाले को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो बगल वाले को दे देगा, वो अपने बगल वाले को दे देगा। ऐसे ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है ना? तो जो करंट प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होती है ट्रांसफार्मर से यहाँ तक, उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी में क्या पड़ा होता है? तेजाब, है ना? और तेजाब क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना? इस सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आप जली विलयन बनाते हैं, एक्वस लिखा हुआ है जली विलयन, तो ये टूट जाता है H प्लस में और HSO4 माइनस में। जब आयन मुक्त हो जाते हैं तो अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है। समझ गए ना? तो प्लाज्मा में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, मुक्त आयन पाया जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो कितनी अवस्थाएं बताई थी द्रव्य की हमने? 6 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फार्म ऑयनिक। 5 6 स्टेट बताई थी, लिखी होंगी उसमें। ठीक है। इसके बाद आता है द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण, हाँ, प्लाज्मा बोलते हैं। लिखो, प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था होती है जिसमें मुक्त आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसके बाद अब आता है द्रव्य के गुण। तो द्रव्य के गुण में पहला गुण क्या होता है इसका? गलन, है ना? गलन का मतलब क्या होता है?
किसी चीज़ का पिघलना। अच्छा, कौन सी चीज़ पिघलती है? ठोस। और पिघलने के बाद किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है ना। कब बदलेगी? जब आप उसको गर्म करेंगे। ये जो डेल्टा बना होता है गर्म करने का चिन्ह होता है। तो जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? द्रव्य में परिवर्तित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और गलन के लिए जो तापमान होता है वो हमेशा कैसा होता है? निश्चित होता है। जिस निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होगा उसी निश्चित ताप को हम क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। ठीक है। गलन क्या है? तो गलन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जिस प्रक्रिया में गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस निश्चित ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। उस निश्चित ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। अब गलनांक की आपको दो स्थितियां बताई थी, अगर याद हो तो। क्या बताया था? एक बताया था शार्प और एक बताया था रेंज। याद है? बताया था ना? अभी याद आएगा, देखिए ध्यान से। जैसे हमने बताया था लोहे का गलनांक कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल फिक्स है, उसी ताप पर वो पिघल जाएगा। याद आया ना? लेकिन जब हम प्लास्टिक को कर रहे थे तो तापमान यहां पर भी निश्चित होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है, एक रेंज में होता है। जैसे प्लास्टिक 200 डिग्री सेल्सियस से 210 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघल जाएगी। तो ये निश्चित है कि 200 से 210 के बीच में पिघल जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन एग्जैक्ट 200 पे आएगी ये निश्चित नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेंज में होता है। ठीक है। तो निश्चित ताप रहेगा, ये भी निश्चित ताप तो रहेगा, लेकिन धातुओं के लिए कैसा रहेगा? ये शार्प, एग्जैक्ट उसी पर आएगा। लेकिन जितनी अधातुएं होंगी ठोस अवस्था में उनके लिए क्या होगा? एक रेंज में आएगा वो। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा क्वथन। क्वथन मतलब बॉइलिंग। क्वथन क्या होता है? तो क्वथन का मतलब होता है उबलना। कौन सी चीज़ उबलती है? द्रव। और उबलने के बाद किस में परिवर्तित हो जाती है? वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। कब होगी? जब आप उसको गर्म करेंगे, है ना? तो वह प्रक्रिया जिसमें गर्म करने पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और यहाँ पर भी जो तापमान होगा वो कैसा होगा? निश्चित होगा। निश्चित होगा ना? तो जिस निश्चित ताप पर द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा उस निश्चित ताप को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब हो गया
बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स चेंज इनटू वेपर, दिस फिक्स्ड टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, है ना। जैसे जल, क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही द्रव 100 डिग्री पर आएगा, अपने आप वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, इसको रफ कर दें। तीसरा, वाष्पन की प्रक्रिया आती है। देखो, वाष्पन में और क्वथन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, और वहाँ पर भी जो द्रव था वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा था, है ना। वहाँ भी तापमान की आवश्यकता थी और यहाँ पर भी तापमान की आवश्यकता है। अंतर क्या है? वहाँ पर हम गर्म करते हैं, और यहाँ पर जो द्रव होता है वो वायुमंडल से अपने आप ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। वहाँ पर तापमान कैसा था? निश्चित। यहाँ पर तापमान निश्चित नहीं होता है ना। जैसे आप यहाँ पर पानी रखिए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद जब आप उसके अमाउंट देखेंगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उसकी वाष्प बन गई। और उतना ही पानी अगर आप धूप में रख दीजिए तो हो सकता है जल्दी वाष्पित हो जाए वो। यहाँ पर भी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और बाहर भी ऊष्मा खुद ही अवशोषित करेगा, आपको गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, है ना। तो किसी भी ताप पर द्रव का वाष्प में स्वतः परिवर्तित होना, यह कहलाता है वाष्पन। ठीक है, किसी भी ताप पर द्रव का स्वतः वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। किसी भी ताप पर द्रव का स्वतः वाष्प में परिवर्तित होना, स्वतः वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। अब वाष्पन या इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण, एक ही मतलब होता है। इसके बाद आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो वाष्पीकरण को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? तो पहला कारक होता है तापमान। ये पहला कारक हो गया। तापमान कैसे प्रभावित करेगा? तो अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब जो तापमान है वो वाष्पीकरण की क्या है? समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। जैसे अभी एग्जांपल दिया कि कमरे के अंदर भी वाष्पन होगा और धूप में भी वाष्पन होगा, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा है तो वाष्पन जल्दी हो जाएगा, है ना। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? वाष्पीकरण बढ़ेगा, और तापमान घटाने पर वाष्पीकरण घट जाएगा। तो पहला तापमान हो गया। फिर दूसरा होता है वायु दाब। वायु दाब, अब आपने छत में कपड़ा डाला सूखने के लिए, ठीक है, और हवा बहुत नॉर्मल चल रही है। वही कपड़ा आपने दोबारा दूसरे दिन फिर डाला, अब हवा बहुत तेज चल रही है, तो कपड़ा कब जल्दी सूखेगा? जब हवा तेज चल रही होगी। तब क्या होगा? तब ये होता है कि जैसे कपड़ा होता है तो आपको पता है ना, इसमें फैब्रिक होते हैं, तो इनके बीच में स्पेस होता है, कपड़ों में छोटे छोटे छेद होते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो जल की बूंद थी,
जब वायु गुजरती है तो इस जल की बूंद को अपने साथ लिए जाती है। कूलर वाला सिस्टम है पूरा उसमें, है ना। कूलर की घास गीली, अंदर से बाहर से वायु अंदर की ओर आई तो जल अपने साथ ले, ठंडा महसूस होता है। वही सेम कंडीशन इसके साथ भी होती है। तो जब हवा गुजरेगी तो जो जल की बूंदें हैं वो वाष्प के रूप में उसी वायु के साथ चली जाएंगी। तो जब वायु धीमे चलेगी तो जल की बूंदें धीमी धीमे जाएंगी, तो वाष्पन देर से होगा। और वही हवा जब तेज चलना शुरू कर देगी तो वाष्पन की क्रिया अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। इसका मतलब जो वायुदाब होगा वो भी वाष्पीकरण के कैसा होगा, बोलो, समानुपाती हो जाएगा। तीसरा कारक क्या होता है, तो तीसरा कारक होता है नमी। अब जहां पर जमीन पहले से गीली है, अगर वहां पे पानी पड़ा हो तो उस पानी को सूखने में समय लगेगा, है ना। लेकिन जहां पर जमीन बिल्कुल सूखी है, गर्म है, आपने पानी डाल दिया, जल्दी सूख जाएगा वहां पर। तो जहां पर नमी होगी वहां पर वाष्पन की क्रिया देर से होगी, और जहां पर नमी नहीं होगी वहां पर वाष्पन की क्रिया जल्दी हो जाएगी। इसका मतलब नमी की उपस्थिति में वाष्पन की दर घटेगी और नमी की अनुपस्थिति में वाष्पन की दर बढ़ेगी। समझ गए। चौथा कारक होता है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, इसको चाहेंगे तो इंग्लिश में भी नोट करते आएंगे। पहला है टेम्परेचर, सेकंड है विंड प्रेशर, थर्ड है मॉइस्चर, और फोर्थ है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का एग्जांपल समझिए। ये ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है। ये थाली है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जल की कई सारी सतह बनी हुई हैं, और यहाँ पर जो जल की सतह है वो बहुत कम है। पानी का आयतन उतना ही है ना। इसमें भी 200 ml था और इसमें भी 200 ml है। लेकिन जब सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो जो लेयर बनेगी, जो सतह बनेगी, वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी ना। तो जब वाष्पन होगा तो पहले एक सतह का होगा, फिर दूसरी का होगा, फिर तीसरी का, फिर चौथे का, एक एक करके वाष्पन होगा। तो जितनी ज़्यादा सतह होंगी वाष्पन में उतना ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो जो लेयर बनी थी द्रव की वो कम हो जाएंगी। तो एक का वाष्पन हुआ, दो का हुआ, तीसरे का होगा, वाष्पन खत्म, है ना। तो जब सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो द्रव की जो सतह होती है वो कम हो जाती हैं। तो एक तो सतह कम हो रही है, ऊपर से जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ऊष्मा को भी वो ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो जो वाष्पन की दर होगी ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ गए ना। तो अगर आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, और सतह का क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो वाष्पन की दर घट जाएगी। तो ये हो गए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। इसके बाद तो पहला हो गया आपका क्वथनांक, गलनांक और वाष्पीकरण। इसके बाद आता है हिमांक। प्रक्रिया होती है हिमीकरण। और हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और हिमीकरण का मतलब बर्फ का बनना, है ना। बर्फ किससे बनती है, जल से, और जल क्या है, द्रव। बर्फ किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। यहाँ पर जो द्रव है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में परिवर्तित हो रहा है।
यहाँ पर भी तापमान होगा, होगा ना, भले वो कितना हो, 0 हो या फिर माइनस में हो, तापमान तो होगा ही होगा। और जो भी तापमान होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा। तो जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसी निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। और द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे जल वाला एग्जांपल है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा तो जो द्रव होगा यानी जो जल होगा वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और अपने आप बर्फ बननी शुरू हो जाएगी। नहीं समझे, आया नहीं आया, फिर से बताएं। वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उस निश्चित ताप को, उस निश्चित ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। और यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है, और यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। लिखा। इसके बाद प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। प्रोसेस होता है फ्रीजिंग, और ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसमें क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो किस में बदलता है, द्रव में। और जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो किस में बदलता है, गैस में। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जब हम उनको गर्म करते हैं तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना। तो जो ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ऊर्ध्वपातज, यानी सब्लिमेट्स कहा जाता है इसको। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से, गर्म किए जाने पर ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल नेफ्थलीन, दूसरा एग्जाम्पल कपूर, तीसरा एग्जाम्पल आयोडीन, चौथा एग्जाम्पल नौसादर, पांचवा एग्जाम्पल ठोस CO2। ठीक है, ठोस CO2।
रफ कर दे इसको। इसके बाद आता है संघनन। संघनन मतलब कंडेंसेशन। ये बना है संघनित होने से। संघनित होना यानी कंडक्ट होना आपस में, इसका मतलब जुड़ जाना आपस में, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्प की बहुत छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें। और अगर आप ऊपर एक प्लेट लगा दीजिए तो जैसे ही प्लेट से टकराएंगी तो ये ऑटोमेटिक बड़ी बड़ी बूंद में परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। देखें ना, इसका मतलब ये जो वाष्प के छोटे छोटे कण हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, संघनित हो रहे हैं। वाष्प के सूक्ष्म कणों का बड़े आकार में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, वाष्प के छोटे छोटे कणों का बड़े आकार में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। देखा। अब देखिए इसमें कितनी प्रक्रियाएं हो गई। तो ये है ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से बना द्रव और द्रव से बना ठोस, फिर द्रव से बनेगा गैस और गैस से द्रव, गैस से ठोस और ठोस से गैस। अब सारी प्रक्रियाएं देखिए, जब ठोस पदार्थ से द्रव बनता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। और जब द्रव से जब ठोस बनता है, हिमीकरण। क्या होता है, हिमीकरण। प्रक्रिया पढ़ना, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। द्रव से वाष्प बन रही है, क्रिया क्या होगी, वाष्पन। और एक प्रक्रिया और इसमें होगी, एक प्रक्रिया और इसमें होगी, कौन सी होगी, क्वथन। ये हम दोनों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में ही द्रव से गैस बनती है। अगर गैस से बन रहा है द्रव तो क्रिया कौन सी हो गई, संघनन की हो गई। अब इसमें आ जाइए, ठोस से सीधे गैस बनता है तो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, है ना। और अगर गैस से ठोस बन रहा है तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। हटा दें इसको, बना लिया।
ठीक, इसके बाद देखिए, देखिए द्रव्य, इसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दो। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। दो शुद्ध पदार्थ हो गए। तत्व तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है धातु तत्व, दूसरा होता है अधातु तत्व, और तीसरा उपधातु। इसको थोड़ा साफ लिख दें, उपधातु। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ को कहा जाता है मिश्रण। और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं हम लोग विलयन। अब आता है विलयन के प्रकार। विलयन का पहला प्रकार होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा होता है विलेयता के आधार पर। तीसरा होता है विलेय कणों के आकार के आधार पर। इसके बाद पहले इसके प्रकार लिख देते हैं सारे। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन हो गए। पहला हो गया ठोस विलयन, दूसरा हो गया द्रव विलयन, और तीसरा हो गया गैस विलयन। अब ठोस विलयन तीन तरह के होते हैं। ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस द्रव, और ठोस प्लस गैस। ऐसे द्रव भी तीन होते हैं आपके। द्रव प्लस ठोस विलयन, द्रव प्लस द्रव विलयन, और द्रव प्लस गैस विलयन। ऐसे ही आपके गैस भी तीन तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? गैस प्लस ठोस, गैस प्लस द्रव, और गैस प्लस गैस। अब आता है विलेयता के आधार पर। तो विलेयता के आधार पर पहला हो गया आपका तन विलयन, दूसरा हो गया सांद्र विलयन, तीसरा हो गया संतृप्त विलयन, और चौथा हो गया परासंतृप्त, या इसी को हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त। आकार के आधार पर तीन प्रकार के। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन,
और निलंबन। ठीक है। चौथा होता है विलायक की प्रकृति के आधार पर इसके आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया हाइड्रोसॉल, दूसरा हो गया एरोसॉल, तीसरा चौथा यहाँ लिखे दे रहे हैं एल्कोसॉल, और लास्ट होता है बेंजोसॉल। ये वर्गीकरण है, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं। नोट हो गया? चलिए अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो एक जैसे परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक जैसे परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। जैसे आपने लिया शुद्ध जल। अब शुद्ध जल में हजारों अणु होंगे, लेकिन सारे के सारे H2O। जैसे बर्फ है, कैसे बनी? जब बर्फ के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ना शुरू हो गए, है ना। अच्छा, जब जुड़ते हैं ना तो ये इस तरह की संरचना बनाते हैं, और इसमें इनके बीच में डॉट डॉट ऐसे लाइन बन जाती है। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो जल के दो अणुओं के बीच में जो बंध होता है, इस बंध को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ठीक है। और कौन सा हाइड्रोजन बंध होता है? तो ये होता है अंतरा अणुक। अंतरा अणुक यानी जब दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है हाइड्रोजन बंध, तो उसको कहा जाता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस हाइड्रोजन बंध से जल के अणु आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब उस बर्फ में हजारों लाखों अणु होंगे, लेकिन किसके होंगे? सिर्फ जल के, और कुछ नहीं होगा उसमें। इसका मतलब वो क्या है? शुद्ध पदार्थ हो गया।
है ना। आपने एक लोहे की छड़ ली, लाखों परमाणु होंगे लेकिन सिर्फ आयरन के होंगे, बाकी कुछ उसमें नहीं होगा। मतलब कैसा पदार्थ हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया, है ना। आपने सोना लिया, सारे के सारे अणु परमाणु किसके हैं? Au, गोल्ड, इसको बोलते हैं ऑरम। इसका मतलब वो कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। ज्वेलरी बनने के बाद शुद्ध नहीं रह जाता वो, है ना। जब ज्वेलरी बनती तो क्या किया जाता है उसमें? क्या मिक्स कर दिया जाता है उसमें? कॉपर, है ना। क्यों मिक्स किया जाता है? क्यों कॉपर मिक्स करते हैं? क्योंकि सोना एक मुलायम धातु है, जब उसको आप मोड़ेंगे अंगूठी बनाने के लिए तो वो टूट जाएगा। वहाँ से आप किसी भी चीज़ को फोल्ड करेंगे टूट जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें हार्डनेस होनी चाहिए। तो हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं? कॉपर को मिक्स कर देते हैं। लेकिन कॉपर जाता किस रेट में है? सोने के रेट में जाता है ना। कभी किसी ज्वेलर से बोल देना कि इसमें जितना सोना है वो सोने के रेट देंगे, बाकी कॉपर के रेट देंगे, भगा देंगे दुकान से तुरंत, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो एक जैसे परमाणुओं या अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अब तत्व क्या होता है? तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित ना किया जा सके। जैसे ये लोहे की छड़ है, ठीक है। इस लोहे की छड़ के अगर आप 10 टुकड़े कर देंगे तो 10 टुकड़े के गुण एक जैसे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 10 भाग में विभाजित कर दे तो 10 के गुण अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित करना संभव नहीं है ना। तो जिन पदार्थों को अलग अलग गुणों में विभाजित करना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं, ठीक है। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब आता है तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं क्या होती हैं? तो आपने देखा होगा कि कुछ परमाणुओं के ऊपर धनावेश पाया जाता है, जैसे सोडियम प्लस का आवेश लगा होगा, मैग्नीशियम 2 प्लस के आवेश लगे होंगे, कॉपर इसमें 1 प्लस भी होता है और कॉपर में 2 प्लस भी होते हैं। 1 प्लस वाले को बोलते हैं क्यूप्रस और 2 वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक, है ना। एक और अस वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे Hg मरकरी, Hg प्लस और Hg डबल प्लस। तो जो छोटा वाला होता है जिसके पास चार्ज कम होता है उसके नाम के आगे लगा देते हैं अस, जिस पर चार्ज ज़्यादा उसके नाम के आगे लगा देंगे एक, है ना। जैसे Cu प्लस क्या है? Q प्लस, ये हो जाएगा क्यूप्रिक। अगर लिखा हो Hg प्लस तो क्या हो गया? मर्क्यूरस। और अगर आ गया Hg डबल प्लस तो बन गया मर्क्यूरिक, है ना। ऐसे Sn पर डबल प्लस चार्ज स्टेनस, 4 प्लस के चार्ज आ गए तो स्टैनिक बन गया, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं। सभी पर आवेश कैसा लगा हुआ है? प्लस का। और प्लस का आवेश कब आता है? जब वो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब वो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब उस पर आवेश कैसा आता है? प्लस का आवेश आता है। अब प्लस का आवेश आता क्यों, ये समझो ध्यान से। देखिए सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। किसी भी तत्व में जितने क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। पता है आपको ये चीज़, ठीक है। किसी भी तत्व में जितना उसका क्रमांक होगा उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो दोनों पर आवेश तो बराबर है, आवेश बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो 11 पर कितना होगा? तो इंटू हमने कितना कर दिया? 11। इंटू इसमें भी कितना कर देंगे? 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होते हैं। अब आवेश बराबर है, हमने इसको दोनों को मान लिया एक, बराबर तो है ये, तो हम इसको एक मान लें। एक मान लेंगे तो इसका मतलब 11 कैसे हो गए? माइनस के, और 11 कैसे हो गए? प्लस के। अब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन
त्याग दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास प्लस के कितने हैं, 11, प्लस के कितने हैं 11, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब एक माइनस चार्ज चला गया, तो माइनस के कितने बचे हैं 10। कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जितना ज़्यादा होता है उतना ही आवेश आ जाता है इसके ऊपर, समझ गए? ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस का चार्ज कम हो जाएगा, प्लस ज़्यादा रहेगा जैसा था, तो जितना ज़्यादा रहेगा वही आवेश उसके ऊपर आ जाता है। अब समझ आवेश कैसे आता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है 17। इसने क्या किया, अपना बना लिया आयन। अब आवेश कैसा आया, माइनस का, और माइनस का आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 17 क्रमांक है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, तो माइनस का आवेश 18 और प्लस का कितना है 17, तो आवेश कौन सा बढ़ गया, माइनस का बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, समझ गए ना। तो अधातुएं, क्लोरीन गैस होती है ना, गैस का मतलब अधातु, तो जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करती हैं, और जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जो धातुएं होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। त्यागेंगी तो आवेश कैसा आएगा, धनावेश आएगा। तो दूसरा हो गया कि धातुएं हमेशा धनावेशित होती हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, आपने देखा होगा कि आप धातुओं को अगर पीटते हैं तो पतली चादर में परिवर्तित हो जाता है, देखा है कभी, है ना, लोहे के गेट बनते हैं, पतली पतली चादर लगा दी जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी धातु का चादर के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता, है ना, सो इंग्लिश में बोलते हैं मैलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता। तो ये सिर्फ धातुओं में पाया जाता है, बाकी किसी ठोस में नहीं होगा। फिर एक गुण और होता है, इसको बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता, मतलब तार के रूप में परिवर्तित कर देना। तो केवल धातु होती है जिसको तार में परिवर्तित किया जा सकता है, बाकी किसी भी ठोस को तार में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो तन्यता का गुण, तो धातु में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, धातुओं के गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धारा प्रवाहित होती है उसमें, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातु को गर्म कर दोगे एक क्षण तो दूसरा हिस्सा अपने आप गर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी लकड़ी को आप लिए रहो, लकड़ी जलती रहेगी लेकिन दूसरा हिस्सा गर्म नहीं होगा, ये गुण केवल धातु में होती है। तो सुचालकता का मतलब होता है ऊष्मा का एक ओर से दूसरी ओर स्वतः प्रवाहित होना, इसको चालकता कहा जाता है। विद्युत का एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित होना चालकता कहलाया जाता है। अब किस चीज़ की चालकता है, अगर ऊष्मा की चालकता है तो ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा, और धारा की चालकता है तो धारा का सुचालक हो जाएगा। वो आगे समझ में, इसको पूरे को हटा दें, हम नोट तो कर ही चुके हैं आप लोग। चलिए, तो पहला पॉइंट आपको क्या बताया, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, पहला पॉइंट बताया। इसके बाद धातुएं कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं। तीसरा पॉइंट आपको बताया, इसमें क्या पाया जाता है, आघात वर्धनीयता, यानी मैलिबिलिटी बोलते हैं इसको। इसके बाद और कौन सा गुण पाया जाता है इसमें, तो तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है डक्टिलिटी, यानी तार के रूप में परिवर्तित करना। और कौन सा गुण आपको बताया, इनमें चमक पाई जाती है। और कौन सा गुण बताया इसमें, जब आप इसको पीटते हो तो इसमें आवाज़ आती है, धातुओं को पीटने पर आवाज़ आती है। और कौन सा गुण आपको बताया, विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके बाद क्या बताया, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसके बाद क्या बताया,
गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। और क्या होता है, तो जब कभी धातु की क्रिया किससे कराते हैं हम लोग, अम्ल से कराते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे आपने लिया मैग्नीशियम और इसकी अभिक्रिया आपने किससे करा दी, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्यों बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम पर आवेश होता है प्लस का और सल्फेट पर होता है माइनस का, और जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक का प्लस हमेशा दूसरे के माइनस से क्रिया करता है। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आपने सोडियम लिया, अभिक्रिया किससे करा दी, HCl से करा दी। अब Na पर आवेश कैसा होता है, प्लस का, Cl पर कैसा होता है, माइनस का। क्या बन जाएगा, NaCl। साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में ऐसे। तो जब कभी भी धातु अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से जब कभी भी धातु जल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पर निर्भर करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर वो बता दें। नोट कर लीजिए इसको। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे हमें धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में पता चलता है, किससे क्रिया करेगी किससे क्रिया नहीं करेगी। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो ये धातुओं की श्रेणी बनाई गई क्रियाशीलता के आधार पर, है ना। इसको याद कैसे करोगे, ये आपकी पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें सारे एलिमेंट इसके आ जाएंगे। अब चेक करो,
पहला Li, फिर K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, ये 4 एलिमेंट से बना है। Hg, Ag, Pt और Au। H, A, Pt, A हेप्टा। ठीक है। अब इसमें Fe 2 होते हैं, एक Fe 3+ चार्ज और एक यहाँ पर होता है Fe 2+ चार्ज। इसको बोलते हैं फेरिक और इसको बोलते हैं फेरस। नोट कर लिया इसको। अच्छा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे धातु अधातु। ये केवल अभी अभिक्रिया के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उसमें से कौन जल से कैसे क्रिया करेगा। लिथियम से सोडियम तक, लिथियम से सोडियम तक ये अभिक्रिया करेंगे सामान्य ताप पर या ठंडे जल से। आपको जल को गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप मैग्नीशियम से शुरू करते हैं और आयरन तक, ये जो धातुएं होती हैं ये किससे क्रिया करती हैं? गर्म जल से क्रिया करती हैं। ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करेंगी, है ना। करती तो लोहे की बाल्टी में पानी भरा जाता है, अब क्रिया हो जाती। और हाइड्रोजन के बाद की जो धातुएं होती हैं ये जल से क्रिया नहीं करती। हाँ, इसके पहले वाली करेंगी, इसके बाद वाली नहीं करेंगी। अब पहले वाली कैसे करेंगी? तो लिथियम से सोडियम तक ठंडे जल से, जैसा भी आपके पास है, उसके बाद की जो गर्म जल से क्रिया करेंगी। नोट किया? अच्छा, ये कंडीशन अम्ल के साथ कैसे होगी? इसके बाद देखिए, हाइड्रोजन से पहले ये जितनी भी धातुएं हैं, आप धातु की क्रिया अम्ल से कराइए, हाइड्रोजन निकलेगी। इसके बाद वाली जो धातुएं हैं ये अम्ल से क्रिया तो करेंगी
लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी। समझ गए? जल के साथ कंडीशन क्या थी कि जल से क्रिया ही नहीं करती हैं। यहाँ पर क्या जल से क्रिया तो करेंगी लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी। तो जितनी भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से पहले आती हैं, आप अम्ल से क्रिया कराइए हाइड्रोजन निकलेगी। लेकिन जो बाद वाली धातुएं हैं अम्ल से क्रिया कराएंगे, क्रिया करेंगी लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। जैसे कॉपर, अब क्रिया आपने करा दी किसके साथ में? H2SO4 से। तो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है कॉपर सल्फेट, प्लस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में निकलता है, आपने कितने मोल लिए इसके? 2 मोल लिए। क्या निकल गया? कॉपर सल्फेट। यहाँ से निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, तो 2 ऑक्सीजन बचेंगे। एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, तो H2O कितने बन जाएंगे? 2 H2O बन जाएंगे, है ना? तो अभिक्रिया हो गई, लेकिन अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन गैस दिखाई नहीं दे रही है। तो अभिक्रिया तो करती हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती हैं। अब आगे समझ में? ठीक है। तो वो जो पॉइंट लिखा था ना कि धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, या अम्ल से करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, है ना? अब क्वेश्चन तो आ गया ही है। कभी कभी लोग उंगली उठाने लगते हैं कि सर ने ये पॉइंट बता दिया था और ये देखो ये तो अभिक्रिया नहीं कर रही हैं, इसलिए हमने बीच से उठा के इसको बता दिया ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्यों? अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि निम्न में कौन सी गैस, कौन सी धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी, है ना? ये जितनी होंगी लास्ट वाली ये नहीं निकालेंगी। क्यों? क्रिया नहीं करती, निकालेंगे कहाँ से, है ना? कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं निकालेगी? ये धातुएं नहीं निकालेंगी, क्रिया करेंगी नहीं निकालेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना कि जो धातुएं होती हैं सभी धातुएं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालेंगी या जल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालेंगी। कौन सी निकालेंगी कौन सी नहीं निकालेंगी ये ध्यान रखना है इसमें, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट आपके किसके हो गए? धातुओं के। इसके बाद अधातु। सारे पॉइंट उल्टे होते चले जाएंगे। धातुएं क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। धातुएं कैसी थी? धनावेशित। ये कैसी होंगी? ऋणावेशित। बाकी सारे पॉइंट आप अपोजिट कर दीजिए। जैसे विद्युत के सुचालक होते हैं ये सुचालक नहीं होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होंगे ये नहीं होंगे, सारे पॉइंट अपोजिट हो जाएंगे। लिखिए अपने आप जल्दी से। हो गए सारे पॉइंट्स?
ये जरूर याद रखेंगे। परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्व कौन कौन से होते हैं, याद हैं? कुछ कुछ याद हैं आप लोगों को? 1 से 30 तक के तत्व कौन कौन से होते हैं? ये है परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्व। नोट करो फिर बताएं। नोट कर लिया? अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब पढ़ेंगे हम लोग उपधातुएं, मिश्र धातुएं, उनका संगठन क्या क्या होता है, ये पढ़ेंगे आप।